हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन, जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वो DSSS हो, KVS हो, NVS हो, EMRS हो या फिर कोई भी TGT एग्ज़ाम की बात करें तो आप जानते हो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है वो सभी में कॉमन टॉपिक होता है। तो हम जो मतलब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले होंगे वो होगा हमारा सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का। अभी तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया, रेस्पिरेशन पढ़ाया, सर्कुलेशन पढ़ाया, फिर जो है एक्सक्रीशन पढ़ाया। तो अब मतलब आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि हमने पढ़ तो लिया पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या सीखा है। तो आज आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है। तो क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आप जो है क्वेश्चन जैसे आया वीडियो को पॉज करेंगे, उसका आंसर सोचेंगे, फिर जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और एक काम करना, कमेंट में जैसे मतलब 1 का ये, 2 का ये, इस तरह से जो है लिखते जाना। और लास्ट में मतलब जो लोग भी लिखेंगे मैं उन सबका जो है कमेंट देखूंगी कि किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, वहाँ पे मतलब लिख भी देना। लास्ट में बताएंगे कि हमने कितना जो है डिस्कस किया है। तो आप एक पेज लेके बैठना, अपना मतलब रॉन्ग राइट लिखते जाना साथ के साथ। तो इससे आपका खुद से मतलब इवेल्युएशन हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात ये हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन होगा। दूसरी बात, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और क्या, और कुछ नहीं। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। हाँ, तीसरी बात ये है कि पेन पेपर के साथ बैठना और क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करना, उसके बाद जो है इसका आंसर देखना। तो फटाफट से स्क्रीन को पॉज कर दो और इसका आंसर सोचो, फिर आगे बढ़ो। तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप देखेंगे कि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको बाहर से मिले। देखो, या तो हमारे नोट्स से मिलेंगे जो भी हमने पढ़े हैं, या तो हो सकता है कुछ NCERT की एक्स्ट्रा लाइन मिल सकती हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और याद रखना, इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में आना ही नहीं है। थोड़ा सा हाँ लैंग्वेज घुमा सकते हैं, बट बाहर से तो कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीजन एंड CO2 डज नॉट अकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। अब हमें ये बताना है कौन से एनिमल्स हैं या जिनमें जो है गैसियस एक्सचेंज जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू नहीं होता है, डज नॉट अकर यानी नहीं होता है। तो अब आपको सोचना ये है कि किन में होता है। तो अगर आपको याद होगा तो हमने क्या देखा था, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू किन में होता है गैसियस एक्सचेंज, स्पॉन्जेज में, यानी कि जिसे हमने बोला था पोरीफेरा में, सीलेंट्रेटा में और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। तो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है इसी के अंतर्गत आता है फ्लैटवर्म, और सीलेंट्रेट तो हो ही गए, और स्पॉन्ज आता है पोरीफेरा में। तो यहाँ पे स्पॉन्ज, सीलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म, इन सब में क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू मतलब गैसियस एक्सचेंज होता है। लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं यहाँ पे जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। तो अब आपको ये बताना है कि रेप्टाइल्स में किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। मैंने आपको जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ये बताया था कि मतलब किसमें किसके थ्रू होता है, तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। तो अब आपको एक एक्स्ट्रा दिमाग अपना ये लगाना है कि अगर रेप्टाइल्स में जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू नहीं होता है तो फिर किसके थ्रू यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। तो साथ के साथ जैसे अब यहाँ पे, चलो ठीक है, एक मैं बता देती हूँ। आपने लिखा कि मतलब 1 का 4, मतलब 1 का 4 जो है सही है। तो 1 का 4 सही है, या फिर इसको ऐसे लिख लेना, मतलब 1 का D, मतलब इस तरह से 1 का D, इस तरह से ज़्यादा मतलब सही रहेगा, ABCD करके। तो 1 का D, 2 का C, इस तरह से जो है आप देख लेंगे। तो 1 का D है, ठीक है, 1 का D है। तो इसी के साथ ब्रैकेट में लिखना रेप्टाइल्स रेस्पायर थ्रू जो भी होता है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसको भी लिखना। फिर आप क्या करोगे, इसी में आओगे सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड में लिखोगे C। अगर मान लो कुछ मैंने एक्स्ट्रा पूछा तो उसको भी लिखना, अदरवाइज आगे बढ़ जाना। फिर लिखना 3 का A, इस तरह से जो है आप लिखते जाना। और जो भी लिखेगा मतलब देखो, लिखना जरूरी है। लिखना क्यों जरूरी है, अगर आप केवल वीडियो ही देखते रहोगे कि फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन किस लिए होता है कि आप खुद का इवैल्यूएशन कर पाएँ। इस वजह से हर एक क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करके देखना। तो ये तो हमारा इजी सा क्वेश्चन था कि जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू किस में नहीं होता। तो हमें पता है स्पॉन्जेज में होता है, सीलेंट्रेट में होता है, फ्लैटवर्म में होता है। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं यहाँ पे जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू नहीं होता। किसके थ्रू होता है ये आपको बताना है। पढ़ाने को तो बहुत पढ़ा दिया, अब क्वेश्चन की बारी है आपको करने की।
तो देखो एम्फीबियन एग्जाम्पल फ्रॉग्स रेस्पायर थ्रू। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि एम्फीबियन किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, मॉइस्ट स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू, बोथ ए एंड बी एंड ट्रैकिया के थ्रू। तो सबको पता है, इजी सा क्वेश्चन है। जो एम्फीबियन होते हैं ये मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स दोनों के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, आंसर नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले पढ़ो क्या है। मोस्ट फिश व्हेन आउट ऑफ वाटर, मतलब मैक्सिमम फिश क्या होती हैं जब वो पानी के बाहर होती हैं, डाई ऑफ सफोकेशन, तो वो सफोकेशन से मर जाती हैं। यानी सफोकेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होने लगे, तो मतलब वो ऑक्सीजन के बिना क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। क्या ये असर्शन सही है? तो बिल्कुल सही है। मतलब ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है कि जब मैक्सिमम फिशेस पानी के बाहर होती हैं तो मर जाती हैं ड्यू टू सफोकेशन। एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स फार लेस ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक मतलब एयर होता है कंटेन्स फार लेस ऑक्सीजन कंटेंट देन द डिजॉल्व वाटर इन वाटर। In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as. तो आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स फार लेस ऑक्सीजन कंटेंट देन द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो एटमॉस्फेरिक एयर है वहाँ पे लेस ऑक्सीजन नहीं, मोर ऑक्सीजन होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन के अपेक्षा। तो यहाँ पे ये लेस वर्ड करके क्या कर दिया, गलती कर दिया। तो हमारा असर्शन सही है बट रीजन क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या है, फॉल्स है। असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गिल्स इन एक्वाटिक एनिमल्स हेल्प्स इन, मतलब हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं इनमें जो गिल्स होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। तो बिल्कुल सही है। गिल्स कैरी मेनी ब्लड कैपिलरीज, गिल्स में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या बताना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस एज। अच्छा, मतलब इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब ये बोल रहा है, जैसे देखो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? मतलब असर्शन रीजन में यही होता है, या तो ऐसे मतलब एक सही या एक गलत होगा कोई सा, तो दो ऑप्शन तो ऐसे जाएंगे, या तो इसमें ये होता है कि दोनों सही हैं बट दूसरा वाला मतलब जैसे कि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है, आप सोचेंगे ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल सोचते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल सोचते हैं। एग्जाम्पल क्या सोच सकते हैं, जैसे कि कोशिश करते हैं। देखो जैसे मान लो दो दोस्त हैं। अब ये जो है मतलब एक है ए, एक है बी। बी गया मार्केट, मतलब बी मार्केट गया और किस लिए गया, सब्जी लेने गया। किस लिए गया, सब्जी लेने गया। बी मार्केट गया और सब्जी लेने गया। तो बी मार्केट गया, ये भी सही है। बी सब्जी लेने के लिए गया, ये भी सही है। तो बी मार्केट क्यों गया, बी मार्केट गया सब्जी लेने के लिए। तो सब्जी लेने के लिए गया, ये जो है फर्स्ट वाले को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि वो मार्केट गया तो किस लिए गया, सब्जी लेने के लिए गया। मतलब बी गया सब्जी लेने के लिए, तो हम बोल रहे हैं बी मार्केट गया, हाँ सही है वो गया। वो सब्जी लेने के लिए गया, हाँ सब्जी लेने के लिए गया। तो हम कह सकते हैं बी मार्केट गया सब्जी लेने के लिए, यानी ये जो सब्जी लेने के लिए गया वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि सब्जी लेना था इसीलिए वो मार्केट गया, सब्जी लेना था इसीलिए वो मार्केट गया। तो जैसे इस क्वेश्चन में भी यही है, जैसे गिल्स कैरी मेनी ब्लड वेलीज, गिल्स में कई सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, इसी वजह से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। एक्वाटिक एनिमल्स में गिल्स में ब्लड कैपिलरीज होते हैं, इसीलिए हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक्वाटिक एनिमल्स में। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी बोथ
असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब एक हो सकता है कि दोनों सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे देखा, जैसे ए है, ए जो है एक दिन पहले कहाँ गया था, दिल्ली गया था। ए जो है दिल्ली गया था और आज वो आगरा गया है। आज वो आगरा गया है, मतलब एक व्यक्ति है ए, उसका नाम है ए, तो वो जो है कल दिल्ली गया था और आज वो आगरा गया है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए जो है वो कल दिल्ली गया था। हाँ बिल्कुल सही, वो कल दिल्ली गया था। ए आज आगरा गया है, बिल्कुल सही है। ए जो है आज वो आगरा गया है, लेकिन वो आज आगरा गया है, कल दिल्ली गया था। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। वो कल दिल्ली गया था, आज आगरा गया था, मतलब आज आगरा गया है, तो मतलब इन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। उसको जाना था, गया। लेकिन देखो यहाँ मतलब बी वाले में क्या था, वो मार्केट गया था, लेकिन किस लिए, सब्जी लेने के लिए। तो सब्जी लेने गया था, मतलब सब्जी लेना था, इसीलिए मार्केट गया था। तो इस तरह से आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे असर्शन रीजन में हम देखते हैं। तो अभी आपके सामने बहुत सारे असर्शन रीजन आएंगे, तो वहाँ से हम जो है देखते जाएंगे। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। ये पहला क्वेश्चन था असर्शन रीजन का, इस वजह से मैंने सोचा कि एक बार इसको जो है बता देते हैं। अच्छा ये भी हमने किया था, पर ठीक है, मतलब अब मैंने आपको बता दिया असर्शन रीजन में किस किस तरह के क्वेश्चन मतलब यहाँ पे होते हैं। या तो एक सही या गलत होगा, तो जैसे इस तरह से असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बोथ मतलब फॉल्स बोथ ट्रू, इस तरह से जो है क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन बन सकते हैं। अब देखो आपको बताना है मैच द फॉलोइंग करेक्टली, मैच करना है करेक्टली। तो फटाफट से देखो, इसी तरह का क्वेश्चन EMRS में पूछा गया था। जैसे इस तरफ में क्या दे दिए, एनिमल्स, इस तरफ में क्या दे दिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब आपको क्या करना है, मैच करना है। तो देखो कभी भी जब मैचिंग का क्वेश्चन आए तो आपको पहले ही यही, ऐसा नहीं मतलब ए का ये बी का ये, इस तरह से नहीं जाना है। आपको सबसे पहले देखना है एनिमल्स में क्या दिया है, अर्थवॉर्म दिया है, मॉइस्ट एक्वेटिक आर्थ्रोपोड दिया है, फिशेस दिया है, बर्ड एंड रेप्टाइल्स दिया है, इंसेक्ट दिया है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमने देख लिया, गिल्स दिया है, मॉइस्ट स्किन दिया है, ट्रैकियल ट्यूब दिया है, वेस्कुलराइज्ड बैग दिया है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो हमको ये पता है, इसमें से कुछ कुछ नहीं पता, कुछ पता है। मान लो आपको ये पता है, एकदम से पता है कि जो फिश होती हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं। ये आपको एकदम 100% कन्फर्म है, फिश गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं। तो हम सबसे पहले सी वाले में जाते हैं। तो सी में क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सी में क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो देखो सी में थर्ड यहाँ पे है, सी में थर्ड यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में समझते हैं। तो अब हमको ये मान लो पता है कि जो अर्थवॉर्म होता है उसमें मॉइस्ट स्किन के थ्रू, मतलब मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। देखो ए का 4 यहाँ भी नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको इसे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपको कभी भी मैचिंग का क्वेश्चन आए तो कैसे जाना है, सबसे पहले ये देखना है कि मुझे कौन सा पता है, बाकी जाए भाड़ में। मुझे ये देखना है कि मुझे क्या पता है। मुझे इतना पता है कि फिशेस में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, पहले मैंने इससे जो है एलिमिनेट कर लिया, इससे जो है एलिमिनेट कर लिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। तो देखना ये है कि अब इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो हम ये तो है नहीं, एक ही पता है, कभी कभी एक ही से आ जाता है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमको यहाँ पे अर्थवॉर्म का पता है। तो अर्थवॉर्म क्या करता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू करता है। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो ए का 4 केवल इसी में दिया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है करना होता है मैचिंग का क्वेश्चन। अब देखो क्या है, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, इसे क्या बोलते हैं, मतलब जो प्रोसेस इन्वॉल्व करता है, इसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या लिखा, एक्सचेंज, एक्सचेंज की बात कर रहा, और किसकी, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन इन्वायरमेंट। तो इसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। सिंपल सा प्रोसेस, एक्सचेंज प्रोसेस नहीं, रेस्पिरेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या है, ये होता है हमारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ऐसे होता है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2
करेक्ट, बोथ फॉल्स, या फिर 1 करेक्ट बी फॉल्स, या फिर 1 इनकरेक्ट बी करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, मतलब ऑप्शन इस तरह से यहाँ पे बनते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रेस्पिरेशन इज मोस्ट इफिशियंट इन द इंसेक्ट, रेस्पिरेशन इज मोस्ट इफिशियंट इन द इंसेक्ट एमंग इनवर्टिब्रेट। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। सेकंड क्या है, इन द इंसेक्ट एयर इज कैरीड डायरेक्टली टू सेल बाई ट्रैकियोल्स, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा नया लग रहा हो, तो एक काम करो, जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हैं वहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट को लिख लो। सबसे सही यही तरीका होता है। जैसे देखो ये हमारे लिए थोड़ा नया क्वेश्चन है, तो इसको क्या करो, एक जगह लिख लो, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। जो रेस्पिरेशन होता है वो इनवर्टिब्रेट में, इंसेक्ट में मोस्ट इफिशियंट होता है, और इन द इंसेक्ट एयर इज कैरीड डायरेक्टली टू सेल्स बाई ट्रैकियोस, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, क्या पूछा क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। अब देखो ये जो है डायरेक्ट क्या है हमारा, देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, पर एक झटके में ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है, एक झटके में। देखो कैसे, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ O2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। यहीं से सब गड़बड़ हो गया। हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सचेंज ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ O2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, मतलब जो हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं वो O2 प्रोड्यूस करती हैं, और जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से हम CO2 लेते हैं। ऐसा कब से होने लगा, तो बोल रहा है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ O2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। और कोई भी स्टूडेंट अगर एक झटके में इसे पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, इसको करेक्ट बोल के आगे बढ़ जाएगा, बट ये करेक्ट नहीं है, आपको उल्लू बनाया है। यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज ऑफ CO2 नहीं, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ O2 होता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा था और ये इनकरेक्ट है। O2 हमारे सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होती है, CO2 प्रोड्यूस होता है, और एटमॉस्फेयर से हम CO2 नहीं लेते हैं, O2 लेते हैं। तो हो गया ना एक झटके में सॉल्व, केवल फोकस होने की जरूरत है। बाकी के देख लेते हैं, अगर ये इनकरेक्ट है बाकी के करेक्ट ही होंगे, बट एक बार पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही हमने पढ़ा है। एमंग वर्टिब्रेट फिश यूज गिल्स whereas रेप्टाइल्स बर्ड एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। देखो हमने आपसे पूछा था रेप्टाइल्स किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स के थ्रू, आपको आंसर मतलब जवाब भी मिल गया। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज एंड डिराइव एनर्जी। ये मैंने आपको रेस्पिरेशन स्टार्ट करते ही बताया था कि किस वजह से रेस्पिरेशन होता है, ताकि जो भी हमने खाना खाया है, जो भी मतलब ग्लूकोज और सारी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट हैं, उनको ब्रेक करके क्या किया जाए, वहाँ से एनर्जी ले लिया जाए। तो ये क्वेश्चन देखने में भले ही इतना बड़ा था, अगर आप फोकस होके देखते तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से असर्शन रीजन क्या है, इन मैमल्स कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज डेवलप्ड। मैमल्स जो हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप्ड है, बिल्कुल सही है। हमें मतलब लंग्स का इतना हमने सब कुछ मतलब पूरा स्ट्रक्चर देखा था, वो कैसा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। मैमेलियन स्किन इज इम्परमिएबल टू गैसेस। जो मैमेलियन स्किन होती है ये गैसेस के लिए इम्परमिएबल होती हैं, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बट यहाँ पे ये रीज़न नहीं है इसका कि ये इम्परमिएबल है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे बोथ असर्शन रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आगे देखिए क्या है, इंसेक्ट डेवलप अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एयर ट्यूब्स। इंसेक्ट डेवलप अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर रेस्पिरेशन। मतलब जो इंसेक्ट होते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है एयर ट्यूब्स का, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, तो ये जो है रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है।
एक्सचेंज थ्रू बॉडी सरफेस इज नॉट पॉसिबल इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सचेंज जो है पॉसिबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, मतलब ट्रैकिया डेवलप्ड है। तो ये हमारा हो जाएगा बोथ करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन असर्शन। तो क्या हो जाएगा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ट्रू होगा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स अंडरगो रेस्पिरेशन थ्रू डिफ्यूजन, को मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो रेस्पिरेशन थ्रू डिफ्यूजन, कौन सा ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। सबसे इजी सा क्वेश्चन अभी पहले क्वेश्चन में ही देखा था, वो था हमारा स्पॉन्जेज। क्या था, स्पॉन्जेज। आगे देखो क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट होते हैं इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो आप बताओ। सबसे पहले स्क्रीन पॉज करके, गिल्स, लंग्स, स्किन, बॉडी सरफेस। तो क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑफ मैन इज सिमिलर टू गिल्स ऑफ फिश। देखो, फिश का गिल्स क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर है मैन का जो रेस्पिरेशन करता है, वो है हमारा लंग्स। विच स्ट्रक्चर ऑफ मैन इज सिमिलर टू गिल्स ऑफ फिश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, लंग्स। ऐसे इसको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज सीन इन, किसमें देखा जाता है, अभी हमने देखा भी असर्शन रीजन में। यहाँ पे होता है मैमल्स में। मैमल्स में एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम इवॉल्व्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेरी इन डिफरेंट एनिमल्स ड्यू टू देयर, किसके वजह से होता है, हमने क्या देखा था, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ सिमेट्री, या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी वो सेलुलर है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। इस बेस पे हमने जो है डिवाइड किया है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस एनिमल में क्या होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। तो थैंक यू नहीं, अभी इसमें जो है और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद थैंक यू आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए वो था हमारा कि मतलब किस तरह से क्या है वहाँ पे, मतलब किस एनिमल में क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए और कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किए, मतलब रेस्पिरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो अब जो हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, जो भी मैंने आपको पढ़ाए थे। अब उसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, इस तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने से आपका हर एक टॉपिक कितना समझ आया है ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज इन मैन। मैंने आपको बताया है ये करेक्ट सीक्वेंस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो क्या है, विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज इन मैन, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, ये बड़ा वाला छोड़ देते हैं, क्या है, नोज है, लैरिंग्स है, फिर फेरिंग्स है। तो देखो, आपको पता होगा सबसे पहले फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है, यानी यहाँ से हमारा बी एंड डी ये दोनों कट हो जाएगा। यहाँ भी पहले लैरिंग्स है, यहाँ भी। अब देखते हैं ए एंड सी। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल पासेस, इंटरनल नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। और यहाँ पे क्या है, नोज, फेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स। तो देखो, ट्रैकिया को पहले ही ला के रख दिया, यानी यहाँ पे हमारा सी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है एयर पासेस का, यानी एयर कहाँ से होते होते जाता है, सबसे पहले हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में आएगा, फिर नेजल पैसेज में जाएगा, फिर इंटरनल नोस्ट्रिल में जाएगा, फिर फेरिंग्स में, देन लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, एल्वियोलाई में। ये आप इजीली कर सकते हो, या तो इस तरह से मतलब एलिमिनेट करके, या फिर आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिख रहे हो ना साथ के साथ कि इसमें कौन सा सही है, हाँ लिखते जाना। क्या है, अब देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन क्या है, द कंडक्टिंग पार्ट
ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, सही है। क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, सही है। ह्यूमिडिफाई, इसको मतलब ह्यूमिडिफाई करता है, ये भी सही है। एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, तो ये बिल्कुल सही है। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर को हमारे एल्वियोलाई के पास में लाता है, और उसका फंक्शन ये होता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल हो उससे मतलब क्लियर करता है एयर को, उसको ह्यूमिडिफाई करता है और बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 और करेक्ट, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग अबाउट लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स के बारे में आपको गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो क्या है, इट इज अ बोनी बॉक्स, ग्लोटिस इज ओपनिंग इनटू द लैरिंग्स, तो ग्लोटिस ओपनिंग होता है और एपिग्लोटिस इसका कवरिंग होता है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड, ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड ग्लोटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट फ्रॉम एंट्री इनटू लैरिंग्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। तो लैरिंग्स के बारे में इनकरेक्ट ये है कि जो लैरिंग्स होता है वो बोनी नहीं होता है, वो कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोनी बॉक्स। लैरिंग्स बोनी बॉक्स नहीं होता, कार्टिलेजिनस होता है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट यानी कि इनकरेक्ट पूछा था, तो ये इनकरेक्ट है, यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट, ये कहाँ पे डिवाइड होता है, तो हमने क्या देखा था, फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा, कहाँ पे, फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं ये कहाँ पे नहीं होते हैं, कहाँ पे नहीं होते, एक्सेप्ट बोला है। तो ट्रैकिया में होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई में होते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल में भी होते हैं, बट ये जो है रेस्पिरेटरी या टर्मिनल ब्रोंकियोल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रेस्पिरेटरी या टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो ये सारे क्वेश्चन हमने मतलब ये सारे पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो कुछ भी नया नहीं है, बस आप जो है अपना वो इवेल्युएशन करते जाओ कि आपने क्या सीखा है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर, किसमें जो है स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रैकिया, टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस। तो देखो, जब हम ऐसे इस तरह से बनाते हैं, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, फिर इनको फर्दर डिवाइड करते हैं, तो जैसे जैसे ये डिवाइड होते जाते हैं इनका डायमीटर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ट्रैकिया, फिर यहाँ पे मतलब सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, एकदम लास्ट में क्या आता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल, और इसी टर्मिनल ब्रोंकियोल का क्या होता है, डायमीटर सबसे कम होता है, स्मॉलेस्ट होता है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले देखो ऊपर से अगर इतनी मोटी सी वो आई, तो जैसे जैसे ये डिवाइड होते जाते हैं इनका डायमीटर क्या होता जाता है, घटता जाता है। इस तरह से डायमीटर पतला होता चला जाता है। तो सबसे कम डायमीटर किसका होगा, इस टर्मिनल ब्रोंकियोल का। फिर देखो, लंग्स आर कंपेराइज्ड ऑफ, लंग्स किसका यहाँ पे बना होता है, इस तरह से कह सकते हैं वनली एल्वियोलाई, लंग्स में केवल एल्वियोलाई होते हैं। अच्छा, केवल प्लूरा मतलब ओनली नहीं है, प्लूरा होते हैं, प्लूरा तो होते हैं लेकिन केवल प्लूरा थोड़े ना होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रोंकाई होते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे देखो, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, तो यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। मतलब ब्रोंकाई भी होते हैं, ब्रोंकियोल्स भी होते हैं, एल्वियोलाई भी होते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लंग्स इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स आर, मतलब साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या है लंग्स में, एल्वियोलाई है, ट्रैकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स है, या फिर प्लूरा है। तो सबको पता है एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में होता है। कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में होता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इजी से। द फॉलोइंग फीचर रेफर टू, अच्छा मतलब यहाँ पे दिया है इस तरह से आपको 1 2 3 4,
ऐसे 4 मतलब स्टेटमेंट दे दिए हैं और बोल रहा है कि ये किसको जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको इनको पढ़ोगे चारों को, फिर बताओगे कि ये पेरिकार्डियम के बारे में बता रहे हैं या पेरिटोनियम के बारे में बता रहे हैं या प्लूरा के बारे में बात हो रही है या फिर पेरीमाइसियम की बात हो रही है। तो ये जो है आपको बताना है। तो देखो क्या लिखा है, इट इज डबल्ड लेयर्ड, इट इज डबल्ड लेयर एंड कवर्स द लंग्स। ये जो है डबल्ड लेयर होती है और लंग्स को कवर करती है, ठीक है। फ्लूइड बिटवीन द लेयर्स रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग्स सरफेस, ठीक है। मतलब ये जो डबल लेयर है इसके बीच में फ्लूइड भी होता है और वो फ्लूइड क्या करता है, लंग्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। आउटर लेयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ थोरेसिस वॉल और इनर लेयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ लंग्स। अच्छा, तो ये किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है, देखो पेरिकार्डियम क्या है, ये हार्ट की कवरिंग होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पेरीमाइसियम नहीं होगा। अब यहाँ पे पेरिटोनियम और प्लूरा, तो पेरिटोनियम मैं आपको जो है उसमें एनिमल किंगडम में पढ़ाई हूँ, पेरिटोनियम अलग चीज़ होता है, ये नहीं है। प्लूरा जो यहाँ पे बात हो रहा है वो हमारा प्लूरा के बारे में, जो लंग्स की कवरिंग होती है वो होती है हमारी प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा। ये हमने इसके 2 लेयर्स देखे थे और इन दोनों के बीच में हमारा जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो कि लंग्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट, मतलब नोस्ट्रिल से हमारे नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नहीं। इंस्पायरेटरी सिस्टम, कंडक्टिंग पार्ट या एक्सपायरेटरी पार्ट, ऐसा कुछ नहीं है, या तो रेस्पिरेटरी पार्ट होगा या तो कंडक्टिंग होगा। तो रेस्पिरेटरी पार्ट में हमने क्या देखा था, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल पूछा है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कंडक्टिंग पार्ट। ये क्या होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। अच्छा, रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा होता है, पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नहीं, वो तो कंडक्टिंग पार्ट होता है, तो ये हमारा गलत। एल्वियोलाई एंड दियर डक्ट, ये बिल्कुल सही है, जो एल्वियोलाई है और उसका डक्ट है यही मिलकर बनाते हैं एक्सचेंज पार्ट। देखो ऑल ब्रोंक्यूल्स नहीं होगा, ऑल ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ये भी नहीं होगा, ये सब आते हैं हमारे कंडक्टिंग पार्ट में। तो एल्वियोलाई एंड दियर डक्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज फंक्शन, कंडक्टिंग पार्ट का क्या फंक्शन होता है, वार्म, फिल्टर वार्म एंड मॉइस्चर द एयर, गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, फिल्टर द एयर ओनली, केवल एयर को फिल्टर करना, नहीं, केवल एयर को वार्म करना, नहीं। जो करेक्ट ऑप्शन, जो बिल्कुल सटीक आंसर होगा वो होगा हमारा फिल्टर करता है, वार्म करता है और उसको मॉइस्ट भी करता है, यानी ह्यूमिडिफाई भी करता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, द चैम्बर फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, एक चैम्बर है जो कि डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से बना है, वेंट्रली बाय स्टर्नम, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम से बना है, लेटरली बाय रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय डोम शेप डायफ्राम। ये किसके बारे में बात हो रही है, इस चैम्बर का क्या नाम है, एब्डोमिनल कैविटी, नहीं, पेल्विक कैविटी, नहीं, क्रेनियल कैविटी, नहीं। जो ये है ये किसके बारे में बात हो रही है, थोरैसिस कैविटी। किसके बारे में, थोरैसिस कैविटी, जिसमें हमारा लंग्स क्या होता है, सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये बताना है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग प्रोसेस। यहाँ पे रेस्पिरेशन में कुछ प्रोसेस होते हैं, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप आपको दिए हैं, मतलब स्टेटमेंट। तो आपको ये बताना है जो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होता है ये किस सीक्वेंस में होता है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो आप सोचो जब रेस्पिरेशन करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हो। तो चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, पहले ही डिफ्यूजन नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, पहले ही ट्रांसपोर्ट कैसे हो जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ O2, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल, अच्छा मतलब डायरेक्ट से एटमॉस्फेयर से तुरंत सेल ही यूटिलाइज कर लेगा, ऐसा भी नहीं होगा। फिर आगे क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन,
and CO2 rich alveolar air is released out. Pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn. तो ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप। क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है कि सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर से हवा को अंदर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला सबसे पहले आएगा। तो देखो एक ही से काम बन गया, फोर्थ केवल इसी में है, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहले फिफ्थ दे दिया, थर्ड दे दिया, वन दे दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लेते हैं, तो ये फोर्थ वाला हो गया फर्स्ट। इसके बाद क्या होता है? फिर ये डिफ्यूज होता है O2 और CO2 हमारे एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू। फिर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का। उसके बाद क्या होता है? डिफ्यूजन होता है O2 एंड CO2 का। फिर क्या होता है? यूटिलाइजेशन होता है O2 का हमारे सेल्स के द्वारा बिल्कुल लास्ट में। तो ये हो गया हमारा करेक्ट सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टडी द गिवन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई A, B, C एंड D। तो आपको जो है NCERT में इसको अच्छे से देख लेना, अगर क्लियर नहीं होगा। आपको A, B, C और D के बारे में बताना है कि कौन से क्या हैं। तो देखो D यहाँ पे डोम शेप इस तरह से, तो ये है हमारा D, यानी ये डायफ्राम है। ये लैरिंग्स है, इसके ऊपर एक ओपनिंग है। तो देखते हैं अभी इसमें मतलब इसका ऑप्शन क्या है। देखो B और C, तो B को देखोगे ध्यान से तो ये टर्मिनल वाले पार्ट को इसको दिखाया है, यानी ये हमारी एल्वियोलाई दिख रही, और ये यहाँ से मतलब हमारा देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, मतलब करेक्ट नहीं दिख रहा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? ये जो लैरिंग्स की ओपनिंग है ये होगी हमारी, मतलब ये ओपनिंग नहीं कवरिंग है। तो जो कवरिंग है ये साउंड बॉक्स तो होगा नहीं, साउंड बॉक्स तो हमारा लैरिंग्स होता है। ये इपीग्लोटिस होगा, यानी या तो A सही है या तो B सही है। अब देखो B को एल्वियोलाई दिखाया जो कि दोनों में सही है, मतलब जो कि दोनों में है, ठीक है। D को डायफ्राम दिखाया है, दोनों में है। अब सारा कन्फ्यूजन जो आता है वो आता है ऑप्शन नंबर, मतलब यहाँ पे C वाले में। ऑप्शन नहीं, मतलब ये C वाले पार्ट में आता है कन्फ्यूजन कि ये ब्रोंकस है या फिर ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकस है या ब्रोंकियोल्स है। तो आप देखोगे जब हमारा ट्रैकिया डिवाइड होता है, सबसे पहले वो प्राइमरी ब्रोंकस, मतलब सेकेंडरी ब्रोंकस इस तरह से डिवाइड होता है। तो पहले ही यहाँ पे ब्रोंकियोल्स नहीं आएगा, पहले ब्रोंकस आएगा। तो ये जो अभी हमारा यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड ही हुआ है, तो ये हमारा ब्रोंकस है, ये हमारा ब्रोंकस है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इपीग्लोटस, एल्वियोलाई, ब्रोंकस एंड डायफ्राम। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो हाँ, अब जो है थैंक यू, क्योंकि देखो यहाँ पर इसको छोटा ही रखते हैं। अभी तक हमने मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन किए होंगे, मैंने टोटल काउंट नहीं किए। तो आप जो है सबसे पहले अपना फीडबैक देना, आपको इस तरह के क्वेश्चन सही है या नहीं, या और देखो और इजी क्वेश्चन का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने जो है इजी से इजी क्वेश्चन भी रखा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी रखा है, असर्शन रीजन भी रखा है। और अब चाहे टीचिंग एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप जो है बिल्कुल हलवा क्वेश्चन का उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन देंगे। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ही चाहिए, आपको अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। और आपने नोटिस किया होगा, हमने मतलब जितना भी क्वेश्चन आया, अगर आपने लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया होगा तो एक भी मतलब एक दो इक्के दुक्के क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़े से मतलब ट्विस्ट करके बनाए जाते हैं, बाकी वो भी बाहर से नहीं है, वो थोड़े से NCERT से हैं। क्योंकि हमने देखो NCERT की हर एक लाइन नोट्स में नहीं लिखी जा सकती, तो कुछ जो है लाइन्स वो है क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है आप अपना फीडबैक देना पहले इसके बारे में, उसके बाद आगे के लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे। आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है कि किस तरह से होंगे भी या नहीं होंगे। तो आप जो है पहले अपना फीडबैक दीजिए बढ़िया से, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, उसके बाद जो है हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।